बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कराची के हालात के हवाले से पीपल्स पार्टी के कुछ लीडरों के बयानात आए हैं, कुछ इस तरह के कि जैसे गैबी क़ुव्वतें वहाँ सरगर्म हुई हैं, वहाँ कराची के जो इंतखाबी नताइज हैं उनमें भी गैबी क़ुव्वतों का हाथ था और अब भी गैबी क़ुव्वतें हरकत में हैं और उनकी वजह से कराची का जो मसला है ये थोड़ा पेचीदा होता जा रहा है, जो बल्दियाती इंतखाबात के बाद से हुआ है। पीपल्स पार्टी के बाज़ लोगों ने ये कहा है कि जमात इस्लामी कैसे जीत गई। अच्छा, यहाँ 3-4 चीज़ें हैं जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, उनमें कोई तनाज़ा नहीं है और बात से जो समझ रहे हैं उनको समझ में आ रही है, लेकिन जो कराची से बहुत दूर बैठे हैं उनकी कराची के हालात पर नज़र नहीं है। माजी में क्या हुआ, हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि कराची की सूरत हाल का जो रूट काज है, वो बहरान है, वो कब से शुरू हुआ। ज़ाहिर है ज़िया-उल-हक के दौर से शुरू हुआ, जिसकी एक अपनी एक पूरी हिस्ट्री है महाजरों की शिकायत की, और उससे पहले भुट्टो साहब के दौर में जो लिसानी फसादात हुए, मुमताज़ भुट्टो ने जिस तरह महाजरों को निशाना बनाया, वो सारी कहानी है, वो बहुत लंबी है। उसमें अगर उसका खुलासा भी बयान करें तो 20-25 मिनट उसमें लग जाएंगे, लेकिन हम वहाँ नहीं जाते। मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। उसमें सर फहरिस्त ये है कि कराची में जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी क्यों जीती, जबकि ये शहर MQM का है। ये आम इम्प्रेशन है जो कराची से बाहर के हलकों में है। नाज़रीन, इसमें बड़ी अहम बात जिस पर तवज्जो की ज़रूरत है वो ये है कि अल्ताफ़ हुसैन 30 बरसों से लंदन में मुकीम है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को वो कुछ अर्सा पहले तक टेलीफोनिक खिताबात के ज़रिए चलाते रहे, लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा नहीं चल सकता था, क्योंकि ये दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जब किसी सियासी पार्टी का मरकज़ी कायद पूरी तरह मैदान में ना हो तो वह पार्टी बिलाखिर कमज़ोर हो जाती है। और यही वजह है कि जैसे ही रहील शरीफ के दौर में अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी लगी कि इसको टेलीफोनिक खिताब नहीं दिखाया जाएगा, तो पार्टी पर उनकी गिरफ्त कमज़ोर हो गई और पार्टी में धड़ेबंदियों ने रास्ता ले लिया। दूसरी बात यह है कि 1990 की दहाई और सन 2000 की दिहाई, यानी 90 से लेकर हम ये कह सकते हैं कि 1990 से लेकर 2000 तक, ये जो 20 साल बनते हैं या 15 साल कह लीजिए, ये वो दौर था जब कराची का नौजवान तबका, उनकी भारी अक्सरियत, 80% अक्सरियत भी अगर कहें तो मुबालगा नहीं होगा, अल्ताफ़ हुसैन की ज़ात के शहर में आ गई और उसे मसीहा मानने लगी। लेकिन अब 2023 चल रहा है। इतने अरसे के बाद वो नौजवान नस्ल जो है अब वो बूढ़ी हो चुकी है, और बूढ़ी होने के बाद उनमें से बहुत सारे लोगों के जहन बदल गए हैं। बहुत सारे लोगों के, कितने लोगों के, ये हम परसेंटेज ज़ाहिर है किसी साइंटिफिक सर्वे के बगैर नहीं हो सकते या एक मुकम्मल इंतखाबात के बगैर नहीं हो सकते। मुकम्मल इंतखाबात से मुराद मेरी ये है कि जिसमें MQM भी हिस्सा ले। इस बल्दियाती इंतखाबात में MQM ने हिस्सा नहीं लिया, बाइकआउट किया। उसकी वजह भी मैं बताता हूँ, आपके सामने भी है, लेकिन दोबारा अर्ज़ करता हूँ। लेकिन इससे पहले ये मैं कह दूँ कि चूँकि MQM ने हिस्सा नहीं लिया, इसलिए मौजूदा इंतखाबी नताइज को हम 100% हकीकी नताइज नहीं कह सकते। फ़र्ज़ कीजिए MQM अगर हिस्सा लेती और उसके पास अगर अब माजी के मुकाबले में आधा वोट बैंक भी है, तो ये नतीजे मुख्तलिफ होने थे। यानी हो सकता था MQM पहले नंबर पर आती, हो सकता था जमात इस्लामी पहले नंबर पर आती और MQM दूसरे नंबर पर आती, ये कुछ भी मुमकिन था। लेकिन ऐसा चूँकि नहीं हुआ, MQM ने बाइकआउट क्यों किया, उसकी वजह ये थी कि अल्ताफ़ हुसैन मौजूदा निज़ाम को नहीं मानता। उसने अपील कर दी कि बाइकआउट किया जाए। महाजर वोटरों से उसने एक दिन पहले, बल्दियाती इंतखाबात से 24 घंटे पहले ये अपील कर दी कि बाइकआउट कर दिया जाए। यहाँ मुत्तहिदा के जो धड़े मुत्तहिद हो गए थे, तो उन्हें पहले ही अंदाज़ा था कि हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। इंतखाबी मुहिम भी नहीं चलाई, मकबूलियत भी MQM की कम हुई है, तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। और अगर इलेक्शन में हिस्सा लिया, इलेक्शन हार गए, तो कराची और हैदराबाद की मेयरशिप हमें नहीं मिलेगी, तो फिर हमारी सियासत जो है वो बड़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो अखलाकी तौर पर भी हमें तानों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम भी बाइकआउट कर दें, ताकि हम ये कह सकें कि अगर हम इलेक्शन लड़ते तो ये दोनों मेयरशिप हमारे पास होती। चूँकि हमें इलेक्शन लड़ने से रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, इसलिए हमने बाइकआउट किया। तो इसलिए ये मेयरशिप के जो दोनों शहरों के मेयरशिप है वो हमारे पास नहीं रही। अब अखलाकी तौर पर हम बरी ज़िम्मा हैं, लेकिन वो फ़ैसला नहीं कर सकी रात तक, अगले यानी आखिरी दिन तक फ़ैसला नहीं कर सकी कि हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोगों की राय थी कि नहीं इलेक्शन लड़ना चाहिए, कुछ की थी कि नहीं आबरू बचाने के लिए बाइकआउट बेहतर है। जब लंदन से फ़ैसला हो गया
24 घंटे पहले कि बाईकाट करना है, तो फिर मुत्तहदा के धड़ों को भी आसानी हो गई। उन्हें ये ज़ाहिर है जो मुखालफ थे बाईकाट के, उनको भी पता चल गया कि अब जबकि अल्ताफ़ हुसैन का भी हुक्म आ गया कि बाईकाट करना है, तो इसका मतलब ये है कि हमें पड़ने वाले वोट मज़ीद कम हो जाएंगे। यानी जिन महाजरों ने निकल कर मुत्तहदा के उम्मीदवारों को वोट देने थे, उनकी अक्सरियत भी पीछे हट जाएगी। चुनाचे फिर उन्होंने उनको आसानी होगी फैसले पर पहुँचने तक। और रात को उन्होंने यानी तकरीबन 12 घंटे पहले, अल्ताफ़ हुसैन ने 24 घंटे पहले ऐलान किया, इन्होंने 12 घंटे पहले ये ऐलान किया या 10 घंटे पहले ऐलान किया कि हम बाईकाट करेंगे। उस बाईकाट का फ़ायदा ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को भी हुआ और जमात इस्लामी को भी हुआ। अच्छा, पीपल्स पार्टी अब ये कह रही है कि जमात इस्लामी कैसे जीत गई, तो उसे भी पता कि कैसे जीत गई। पहली बात यह है कि कराची में जमात इस्लामी का वोट बैंक हर हल्के में मौजूद रहा है और माजी में ये कराची की सबसे बड़ी पार्टी भी रही है। तो अगर उस वोट बैंक की बुनियाद महफूज है तो उसमें इजाफा हो जाना कोई गैर कुदरती अमर नहीं, जबकि इजाफे की वजूहात भी हैं। इजाफे की वजूहात क्या हैं? हाफिज़ नईमुल हक ने पिछले मुसलसल 10 साल से भी शायद ज़्यादा अरसा हो गया, वो कराची के मसाइल के हल के लिए मसलसल एक्टिव है, फ़आल है। यानी ये नहीं कि सिर्फ बयानात दे दिए और प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दी और टीवी टॉक शो में शरीक हो गए, बल्कि उन्होंने हर रोज़ की बुनियाद पर एहतजाजी प्रोग्राम, जलसे, जुलूस, राब्ता अवाम मुहिम जारी रखी। और इस दौरान कराची में अल खिदमत जो जमात इस्लामी की रिफाई तंजीम है, उसकी खिदमात का दायरा जो था वो किसी भी सरकारी इदारे, हुकूमत या किसी और पार्टी से कहीं ज़्यादा था। तो इन दो अवामिल ने मिलकर उस पहले से मौजूद बुनियादी वोट बैंक में इजाफा कर दिया। MQM के बाईकाट से रास्ता मजीद हमवार हो गया। इस बल्दियाती इंतखाबात में ओवरऑल 20% के करीब वोट पड़े हैं, जो कि कम है। अगर ये वोट 40% होते तो हम इसे माकूल कह सकते थे, आइडियल फिर भी नहीं कह सकते थे। आइडियल की सूरत हाल ये है कि 70-75% वोटर या कम से कम 60-65% वोटर निकले तो फिर वो आइडियल सूरत हाल हम उसे कह सकते हैं। लेकिन अगर 40-45% वोटर भी निकल आए तो उसे माकूल माना जाता है। कराची में 40-45% भी नहीं निकले, 20-25% वोट निकले। तो इस सूरत हाल में जमात इस्लामी की बर्तरी जो थी वो बिल्कुल कुदरती थी। अब पीपल्स पार्टी का मसला क्या था? वो पहले से तय कर चुकी थी कि कराची का मेयर हमने रखना है। हैदराबाद का मेयर तो उसे नज़र आ रहा था कि हम जीत जाएंगे, वहाँ हल्का बंदियाँ और MQM की अदम मौजूदगी और दूसरे मसाइल बहुत सारे इसी तरह थे कि पीपल्स पार्टी ने वहाँ जीतना ही था। लेकिन कराची में इसकी वाहद अक्सरियती पार्टी होना मुश्किल था। चुनाचे इसने 10 सीटों को मैनोवर किया, कम से कम 10 सीटों को, जिनके और वो जो सारी सीटें इत्तेफाक से जमात इस्लामी की थी। शायद एक आध PTI की सीट भी हो, लेकिन उसका कुछ शवाहद नहीं मिले अभी तक। तो 10 सीटें उसने, जो जमात इस्लामी जीत गई थी, उसने अपने नाम कर ली और इनमें से 2 का फैसला हो गया है, वो जमात इस्लामी के हक़ में है। और 8 सीटों पर जमात का एतराज़ अभी मौजूद है कि ये 8 सीटें भी हमें मिलनी चाहिए। इनमें से 5-6 पर शायद रीकाउंटिंग हो जाए, और अगर रीकाउंटिंग हो गई या गिनती की तस्दीक कर ली गई, जो भी हुआ, तो जमात इस्लामी की सीटें बढ़ जाएंगी। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी की सीटें जमात इस्लामी से 4 अदद ज़्यादा है। और अगर ये रीकाउंटिंग वगैरह के इशू जो अगर हल हो गया तो जमात इस्लामी की सीटें पीपल्स पार्टी से 2 या 3 बढ़ जाएंगी या शायद 4 बढ़ जाए। तो एक तलखी पैदा हो चुकी है जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में, बड़ी सख्त किस्म की तलखी। लेकिन नाजरीन, ये तलखी उस तलखी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो 1970 से लेकर 1990 की दहाई तक पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में रही है। वो तो ज़ाती दुश्मनी तक की बात आ गई थी। पीपल्स पार्टी का आदमी जमात इस्लामी का नाम लेना बर्दाश्त नहीं करता था, और इसी तरह जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी का नाम लेना बर्दाश्त नहीं करती थी। अब ये सूरत हाल नहीं है। अब तलखी है, मुखालफत भी है, लेकिन ज़ाती दुश्मनी नहीं है। चुनाचे मेरा ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी को जमात इस्लामी के साथ अपनी तलखी कम करनी चाहिए, और जमात इस्लामी को भी ये सारी तलखी का दारोमदार इन सीटों तक महदूद रखना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि कराची शहर के मफाद में ये है कि दोनों जमातें बल्दिया को मिलकर चलाएं। जो डोमिनेट हैसियत उसमें जमात इस्लामी को देनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी जानती है कि जमात इस्लामी की सीटें दर हकीकत उससे ज़्यादा हैं और मेयरशिप उसी को मिलनी चाहिए। इसका फ़ायदा कराची को भी होगा, जमात इस्लामी को भी होगा,
پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا۔ اگر اس کے برعکس پیپلز پارٹی نے تلخی بڑھائی اور جماعت اسلامی نے پی ٹی آئی سے اتحاد کر لیا تو یہ کراچی کی بھی بدقسمتی ہوگی اور جماعت اسلامی کی بھی بدقسمتی ہوگی کہ پاکستان کے بدترین دشمنوں اور بدترین بدعنوان لوگوں کے ساتھ جماعت اسلامی اتحاد کر لے۔ کراچی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس نے کرپشن میں کوئی کمی نہیں کی، جس طرح باقی ملک میں پی ٹی آئی نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے، پہاڑ کھڑے کیے، اسی طرح کراچی میں بھی آپ فیصل وابڈا صاحب کی پرسوں ان کی وہ ٹاک ٹی وی سن لیں، اس میں انہوں نے نام نہیں لیا لیکن اشارہ علی زیدی کی طرف تھا کہ اس کے پاس تو بائیسیکل بھی نہیں تھی۔ اب یہ کھربوں کی جائیداد کا مالک ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی نے کس پیمانے پر کرپشن کی ہے، اور پی ٹی آئی کی کرپشن ہے جو قرضے ماضی میں لیے گئے پی ٹی آئی کے دور میں اور ان کو کہیں خرچ نہیں کیا گیا، کسی منصوبے پر خرچ نہیں کیا گیا، جبکہ پاکستان کے مجموعی قرضوں کا 70% قرضہ پی ٹی آئی نے لیا، تو وہ اس کے اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کہاں گئی۔ باجوہ اور فیض کی جائیدادیں کھربوں میں ہیں، اربوں میں نہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ باجوہ نے 12 ارب کی جائیدادیں بنائیں، جناب 12 ارب کی جائیدادیں وہ ہیں جو باجوہ نے ایف بی آر میں یا حکومت کے ریکارڈ میں ظاہر کی ہیں۔ جو ظاہر نہیں کی ہیں ان کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ دبئی میں باجوہ کی اتنی جائیدادیں ہیں کہ اگر کبھی یہ کہانی نکلی، کیونکہ اس طرح کے لوگوں کی کہانیاں نکلنے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں، ایک صحافی شاہد اسلم بالکل بے قصور، تو ان کو شہباز شریف نے گرفتار کر لیا۔ یہاں مسلم لیگ کے انتشار کا بھی ایک تعلق ہے کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ماضی میں پاکستان کے سارے غداروں باجوہ، فیض، ثاقب نثار، کھسا، ان کو ننگا کیا جائے گا، جبکہ شہباز شریف چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہ کیا جائے۔ چنانچہ شہباز شریف نے، جو اعظم سواتی کو تو گرفتار نہیں کر سکتے، انہوں نے شاہد اسلم کی گرفتاری کا آرڈر دیا، جس سے سوائے مسلم لیگ نون کی بدنامی کے اور کچھ نہیں ملا۔ تو ناظرین، کراچی کی صورتحال میرا خیال ہے یا خوش فہمی کہہ لیں کہ 1-2 دن میں یہ نمٹ جائے گی اور پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے ساتھ مثبت طرز عمل ظاہر کرے گی، کیونکہ اسی صورت میں فائدہ پیپلز پارٹی کا بھی ہے، فائدہ جماعت اسلامی کا بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ فائدہ کراچی کے شہریوں کو بھی ہے۔ پی ٹی آئی کراچی کے بحران سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے وہ اسے غالباً نہیں ملے گا۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔